नमस्कार, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में आज आपसे वार्ता करने के लिए आई हूँ। जैसा कि कल हम लोगों ने बताया कि हमको अभिभावकों को शिक्षा की अपने बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आपके साथ खड़े हों अपनी तो परेशानी नहीं होती, हौसला हो परिवार का तो ज्ञानी नहीं होती। यह बच्चे ही हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, भाग्यशाली हैं वे जिनके साथ खड़े परिवार हैं। बच्चों को सिर्फ अपने अच्छे संस्कार दीजिए, असफल हो जाएं तो वे प्रोत्साहन अवश्य दीजिए। कल हमने बात बताई थी आपसे कि हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी एक बालक को एक गीली मिट्टी नहीं मानती कि हम उसको आकार दे रहे हैं, बल्कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है और वो एक वृक्ष, उस फलीभूत वृक्ष के बीज के समान है जिसके अंदर उसकी सारी वृक्ष के फल की सारी संभावनाएं, सारी विशिष्टताएं विद्यमान है। और तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम माता पिता को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब हमारे बच्चे, हर बच्चा एक विशिष्ट प्रतिभाओं से युक्त होता है। उस विशिष्ट प्रतिभाओं में आप उन प्रतिभाओं को एक समान ढंग से नहीं रख सकते, ना उसका संवर्धन, रक्षण, संरक्षण, संवर्धन उस भांति तो नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक आम का वृक्ष है और दूसरी तरफ अंगूर का वृक्ष है, क्या आप दोनों ही वृक्षों का सिंचन, पोषण और संवर्धन, संरक्षण एक समान करेंगे? नहीं ना। सबकी विशेषताओं को देखते हुए हमें माँ बाप को, अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चे की आवश्यकताओं को, उसकी प्रतिभाओं को उसको भी संज्ञान में लाएं कि वो भी पहचान सके कि मेरे अंदर क्या प्रतिभाएं हैं और आप भी उसके प्रतिभाओं को के अनुरूप ही उसके साथ व्यवहार करें। तो आप एक अच्छे सफल नागरिक हो सकते हैं, सफल माता पिता होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक माँ बाप के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कल अब्राहम लिंकन का उदाहरण देते हुए, तो उसने किस तरह से किस प्रकार से अब्राहम लिंकन को एक राष्ट्रपति, एक अमेरिका जो कि सर्व शक्तिशाली राष्ट्र, विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र का, जो कि दास प्रथा से मुक्त कराने वाला एक सशक्त राष्ट्रपति बनकर उभरा था। आज हम इसी तरह की आगे बात कर रहे हैं कि जब हमारे संरक्षण में, संवर्धन में, पोषण में कहीं ना कहीं बालक के साथ विकृति हो जाती है तो उसके कई बार दुष्परिणाम भी होते हैं। इसी बात को आज हम लेकर के चल रहे हैं कि इस पोषण का ध्यान की विकृति, कि जब उस विकृति में एक है बालक का पिछड़ापन। अब पिछड़ापन किसे कहेंगे? पिछड़ापन उसे कहते हैं कि जब जो बालक उस गति से आगे नहीं बढ़ता, अपने विकास की उस गति से आगे नहीं बढ़ता जिसकी कि उसकी आयु के अनुसार दूसरे बालकों के अनुरूप वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो समाज या वातावरण उसे पिछड़ा घोषित कर देता है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस अवस्था का बच्चा है तो उसके अनुरूप होना चाहिए, उसके अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस कारण से पर सबसे बड़े आपका उत्तरदायित्व बनता है, एक अभिभावकों का उत्तरदायित्व बनता है कि अपनी संतान को भली प्रकार पालें। एक कहावत आती है, पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कितने बड़े बड़े लोगों ने, कितने उससे अशिक्षित लोगों ने भी ये वाली बातें कह डाली कि पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो मैं भी ये बात सोचती थी, ऐसा क्यों कहते हैं कि पूत के पैरों में ऐसा क्या है? पर अब जाकर के थोड़ा जैसे जैसे बड़ी हुई, शिक्षा के माध्यम से आई, तभी समझ में आया कि जैसे बच्चा पैदा होता है तभी उसकी शारीरिक क्षमता, उसका मानसिक शारीरिक क्षमता, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ उसके मानसिक स्तर, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके संवेगात्मक स्तर, उसकी मूल प्रवृत्तियां आदि की जानकारी सबसे पहले माँ बाप को ही तो मिलती है, किसी अन्य को तो नहीं मिलती। और कल भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि उन्हीं मूल प्रवृत्ति, उन्हीं सारी बातों को लेकर हम शिक्षक के पास जाते हैं, क्योंकि शिक्षक एक चिकित्सक है और वो आपके
बच्चे की भली प्रकार देखभाल और उसका विकास तभी कर पाएगा जबकि जबकि उसके सामने उसकी सारी समस्याएं, उनका उसकी कार्यप्रणाली सब सामने होती है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बालक पिछड़ा है। आइए, इससे पहले मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा। आपने शायद अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन छोटे से थे, उनको विद्यालय भेजा गया। उनकी माता तो जब वो बच्चा कुछ दिन विद्यालय में रहा तो उसके प्रिंसिपल ने एक लेटर उसको दिया और कहा जाकर के अपने घर में दे देना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जाकर अपनी माँ को एक लेटर दिया। लेटर सील बंद था। जब से उसने खोला और जब खोला तो उसने देखा कि कुछ लिखा था। माँ ने पूरा का पूरा लेटर पढ़ा। उसको देख करके वो मुस्कुराई। तो बच्चे ने पूछा कि इसमें क्या है, क्या लिखा है। उन्होंने कहा, बेटा, तो वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है तो हमारा विद्यालय उसको भली प्रकार से शिक्षित नहीं कर पाएगा। उसको उसके लिए आपको अन्यत्र कहीं खोजना पड़ेगा। और बेटा, मैं पढ़ाऊंगी तुझे। और आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कितने बड़े वैज्ञानिक बने, कितने उन्होंने सब काम किए हैं। आज विश्व में इतनी सारी देन उनके माध्यम से है और सब लोग आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। अब देखिए कि आखिर ये वैज्ञानिक जो हैं, जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक इतनी योग्यता से भरे हुए एक माँ ने उसको बना दिया, तो क्या आप अपने बच्चे को नहीं बना सकते? आप ध्यान दीजिए कि कहीं जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, कहीं हमारे बच्चे में तो कोई पिछड़ेपन का लक्षण नहीं है। मैं नहीं कहती, कभी परेशान भी मत होइए कि कहीं ऐसा हो कि हमारे बच्चे के साथ कोई असमानता हो, पर बच्चा तो सबका किसी का भी समान नहीं होता। तो आप ऐसा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम माँ बाप, कि बच्चे का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अरे फला का बच्चा तो ऐसा है, तेरी क्लास का वो बच्चा फर्स्ट आता है, वो तो ऐसा करता है, तू तो ऐसा नहीं करता। जब तू नहीं करता ऐसा तो तू तो बेकार है। अब बच्चे के अंदर क्या होता जाता है, अंदर अंदर उसके अंदर एहसास होने लगता है, हीनता की भावना आती चली जाती है कि मैं तो बस पिछड़ा हूं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। पर वास्तव में वो पिछड़ा नहीं होता, उसके हमारा जो व्यवहार है उसको इस तरह का बना देता है। कई बार मैंने देखा है कि हम बच्चे को अगर उसी तरह से कहते चले जाते हैं तो उसके अंदर वैसी ही फीलिंग होती चली जाती है। यदि हम प्रोत्साहन दें, जैसे कि मैंने अभी शुरू में काव्य पंक्तियां सुनाई, कि हमें असफल होते हुए भी बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारा बच्चे के अंदर कुछ पिछड़ापन की अनुभूति हो रही है, हमें एहसास हो रहा है उनके व्यवहार से कि वो पिछड़ा है? तो सबसे पहले आप नोटिस करिए कि उसके अंदर सीखने की गति धीमी तो नहीं है। वो और अन्य बच्चों की अपेक्षा उन अन्य बच्चों के ऐसे स्लो लर्नर तो नहीं है, धीरे धीरे तो नहीं सीख रहा है। और या कभी कभी निराशा में तो डूबा हुआ नहीं रहता। कभी निराश है, कहीं अकेले में बैठना, एकांत में बैठना चाहता है, या उसके अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर जाकर उससे कहा जा रहा है, आजा आजा, तू भी आजा, तू आजा, तो कह रहा है नहीं, मैं नहीं आ रहा। पर उसके बाद जब वो बच्चे खूब अच्छी तरह से अपने फ्लो में खेल रहे हैं, एकदम आता है और उनकी चीजों को खराब करने लगता है और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो समाज विरोधी होती है, जो कि उनके विरोध में डालती हैं। और उससे वो बच्चा जो है अपनी स्थिति का आभास तो कराता है, परंतु उस कार्य के समाज के आधार पर उन कार्यों को नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा भी होता है, आपने कभी ध्यान दिया कि व्यवहार संबंधी, जैसे कि उसको कहीं भूख लग रही है, उसको कुछ कार्य करना है, तो वो अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहा। तो आपको उस समय सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे में कुछ ऐसी निरपेक्षता है, या उसकी उदासीनता है, या कार्य के प्रति उदासीनता है, या ये अभिव्यक्त करने में असमर्थ क्यों है? किसी कारण से तो वो असमर्थ हो सकता है, शायद ये समर्थ हो सकता है किसी। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जन्मजात योग्यताएं होती हैं,
तो पर उसके आधार पर बच्चे को शैक्षिक उपलब्धि नहीं। शैक्षिक उपलब्धि कैसे, उसके अंदर योग्यता तो है, बच्चा पैदा हुआ है, सब है, परंतु उसको वो वातावरण नहीं मिला, और वो उसके कारण के जब अन्य बच्चे विद्यालय जा रहे हैं पर वो बैठा हुआ घर में बैठ रहा है कि नहीं मैं कैसे जाऊं, है उसको वैसा वातावरण नहीं दिया जा रहा, तो क्या हुआ, वो फिर पीछे पिछड़ता चला जा रहा है। वो उसके विशेषता, उसके अंदर कम शैक्षिक उपलब्धि होने के कारण उसके अंदर ये लगता है अरे ये बच्चे तो बहुत है, मैं तो सीख ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो ये फीलिंग है ही नहीं, मेरे अंदर तो योग्यता ही नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि सामान्य सा पाठ्यक्रम होता है, सामान्य सी कोई वो होती है, तो उसमें भी वो उसको समझने में कठिनाई होती है। कई बार बहुत सामान्य सी टीचर होता है। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि जो टीचर, एक प्रतिभाशाली जो अध्यापक है, वो बच्चों को उतना अच्छा ज्ञान नहीं दे पाता जितना कि एक सामान्य औसत बुद्धि का शिक्षक अच्छी तरह से उसको ज्ञान दे पाता है। कारण जानना चाहेंगे? कारण पता है क्या है? कारण है कि वो अपने स्तर पर उस बच्चे को रखकर देखता है, वो सोचता है ये चीज तो मुझे भी तो नहीं समझ में आती थी, तो वो उसको उसी तरह से समझाने की कोशिश करता है। परंतु एक प्रतिभाशाली अध्यापक जो होता है वो सोचता है वो प्रतिभा में अच्छा है, सब कुछ है, पर बच्चे के मन तक पहुंचने में उसको कठिनाई है। ऐसे ही प्रतिभाशाली माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को सोचते हैं ये क्यों नहीं ऐसा कर रहा, इसे तो ऐसा करना ही चाहिए। तो ये विशेषता है, कभी कभी बच्चा सामान्य सी बात सीखने में भी बहुत कठिनाई महसूस करता है, तो उसको भी हम सोच सकते हैं कि और सामान्य से शिक्षण विधियों से वो समझ नहीं पाता। और कई बार जो सबसे बड़े है, कई बार वो मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि जैसे कि अभी मैंने आइंस्टीन के, सॉरी आपको मैंने आइंस्टीन का पूरी स्टोरी नहीं सुनाई अभी मैं, क्योंकि मंदबुद्धि आ गई, तो असल में आप लोग सामने मेरे को नहीं दिख रहे, तो आपके एक्सप्रेशन से मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ चूक रही हूँ। देखिए आइंस्टीन का जब उसकी माता के पास वो लेटर आया, उसने कहा ये नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुझे पढ़ाती हूँ। मैंने, और उसने धीरे धीरे कर करके उसकी बुद्धि को इतना प्रखर बना दिया कि वो उसकी मंदता समाप्त होकर उसकी प्रतिभा निखर आई। तो यहीं पर इसके सामान्य बुद्धि और कई बार मंद बुद्धि, जो कि सबसे ज्यादा स्पष्टता है और सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का कारण मानी जाती है। ये कहा जाता है 95% मंद बुद्धि होने के कारण ही बच्चा पिछड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अर्थ तो आप समझ रहे होंगे कि क्या है कि जड़मति व्यक्ति भी है तो क्या है कि अभ्यास करता रहे तो जड़मति होत सुजान, जो जड़ बुद्धि वाला है वो भी श्रेष्ठ बन जाता है। परंतु और रसरी, जैसे कि आप हुए जो लोग गांव से परिचित होंगे, तो गांव के चारों तरफ की, इसको जगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चारों तरफ का है, उसके चारों तरफ एक पत्थर का होता है, उस पर जब रस्सी इस तरह से खींची जाती है तो देखेंगे आप कभी उस पर जाकर के, तो रस्सी जो है, एक मामूली सी रस्सी उस पत्थर को भी घिस देती है। तो आपकी कुशाग्र बुद्धि क्यों नहीं हो सकती है? तो वो ये मंद बुद्धि जो है उसको अगर परिवेश ठीक तरह से मिलेगा। खैर अभी तो मैं आपको विशेषता ही बता रही हूँ कि आगे क्या कैसे पहचानेंगे। और कई बार समान बालकों के समान कार्य करने में अक्षम होता है। कई बार उससे क्या होता है कि अपनी कक्षा में मान लीजिए 4th क्लास का बच्चा है, उससे कहा जाए तो 3rd क्लास के ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, इन क्वेश्चन का, इन सवालों का हल कर दे, तो वो जो है क्या करता है, उसको देखे ऐसे अगले बगले झांकने लगता है उसका चेहरा है। तो कई बार क्या है, माता पिता भी एक धड़ाक से हटा देते हैं कि क्या है, तुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, ये तो 3री क्लास का है, तुझे ये भी नहीं समझ में आता। और बच्चा उससे क्या और भी भयाक्रांत होता है और धीरे से वो पीछे की तरफ होता चला जाता है। और कई बार वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होता है और मानसिक रोग और असमायोजित सा व्यवहार करने लगता है कि किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं करना चाहता। समायोजन उसके अंदर से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जब वो समायोजन समाप्त होता है तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम क्या कहते हैं, बड़े आराम से घर में कह देते हैं, अरे ये तो है ही ऐसा, इसके साथ हम क्या करें, हम हमारे बस की नहीं है इसके साथ दिमाग लगाना। कई लोग ये कहते हैं। तो अब
वो परेशान इतना हो जाता है कि बच्चा, कि वो धीरे धीरे सब उसके अंदर हीनता की ग्रंथि पैदा चली जाती है, हीन भावना पैदा होती जाती है, पीछे खिसकता जाता है और वो सोचता है मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल ही अक्षम हूँ, मैं कैसे करूँ। अब क्या है कि हम अब एक सही माता पिता जो है उसके विषय में उसका कारण खोजते हैं। कैसे कि आप बच्चे का व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से उसका सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं, आखिर मेरा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, जो कि सही माता पिता है, यदि नहीं है तो वो करना प्रारंभ करें, क्योंकि वही स्थिति आगे चलकर बच्चे को कितनी कठिनाई में डालेगी। एक बच्चा ही तो ऐसा है जो माता पिता पर विश्वास करता है, और माता पिता के विश्वास के कारण ही उसके माता पिता का उसके ऊपर विश्वास होने से वो आगे बढ़ जाता है, और जब विश्वास नहीं होता तो पीछे खिसकता जाता है। तो कई जगह से देखा जाए कि हम ही उसके पिछड़ेपन के कारण तो नहीं है। अब सबसे पहले जो है हम उसके कारणों को खोजें। देखिए, वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। देखिए, धाराओं का प्रतिकूल होना स्वाभाविक है, वही तो नाविक असली होता है, जो प्रतिकूल धाराओं में भी अपने बच्चे को सही, अपने नाविक रूपी अभिभावक अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से उसके किनारे पर पार लगा देता है, क्योंकि हमारा तो हमारी जिम्मेदारी, हम उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार से हम उसकी आवश्यकताओं को समझ करके उसके अनुसार ही जब हम व्यवहार करते हैं तभी तो वो है। तो नाविक क्या हुआ, नाविक क्या करता है, जब अचानक ही तो वो आ जाता है समुद्र में, लहरें आ जाती हैं, ज्वार आने लगता है, जब ज्वार आने लगता है तो उसको अपने आप से संयम बरतना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, उस धैर्य के माध्यम से उस समझदारी से धीरे धीरे करके उस अपनी नाव को समुद्र को नदी को उसको लेकर के पार ले जाता है, और सारे यात्रियों को और स्वयं भी सुरक्षित अपने। तो ये उत्तरदायित्व तो हम सभी अभिभावकों का है। अगर हम ही नहीं देखेंगे तो कौन करेगा। हमारा तो असली उद्देश्य यही है। अब सबसे पहले हम उसके कारणों को जानें। अब अगर हमने सूक्ष्म निरीक्षण किया है तो हमें सबसे पहले देखना है कि उसके कारण क्या क्या है। उसका सबसे पहला कारण है शारीरिक दोष। अब क्या है, ये शारीरिक दोष जन्म से पूर्व का भी हो सकता है और जन्म के बाद का भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देते, गर्भावस्था के समय में ये ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे को, हमारे जो आने वाला बच्चा है वो स्वस्थ सामान्य स्थिति में है कि नहीं है, गर्भ में है। कई बार अशिक्षा अज्ञान गाँव में अक्सर हो जाता है, अरे नहीं नहीं ठीक है, ऐसे क्या इसी के बच्चे हो रहे हैं, जो इसके लिए रोज डॉक्टर है, वो तड़प रही है, परेशान है, उसको लग रहा है कि अंदर से मेरे अंदर कोई परेशानी, पर उसको अवॉइड कर दिया जाता है। तो कई बार उसकी मानसिक बुद्धि का पूरी तरह परिपक्व नहीं होता बच्चे का, क्योंकि उसको लाने से पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि बालक संसार में स्वस्थ होकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर कई लोग जगह तो ये देखने लगते हैं, अरे लड़की हो तो हमें कोई मतलब नहीं, लड़का होगा तो ठीक है। अरे भाई, लड़के और लड़की में क्या विकास, तो संतान ही है, किस बात में क्या गुण उसके अंदर नहीं है। इस तरह से जो जब शारीरिक, तो वो जो है कभी जन्म से पूर्व होती है, कई बार अर्जित भी हो जाती है। ये दिव्यांगता जिसे हम कहेंगे शारीरिक दोष। मान लीजिए बच्चा कोई जा रहा है, कुछ चोट लग गई, उसके पैर में चोट आ गई, किसी के हाथ में चोट आ गई, किसी की आंख में चोट हो गई, तो शारीरिक दोष। तो उसका कारण क्या है, शारीरिक दोष होना। और उसको हम एक तरह से, अब उसके साथ क्या होता है कि बच्चे को तो एहसास होता है कि मैं तो शारीरिक दोष है, कुछ लोग उसे उस बातों से भी बुलाने लगते हैं, उसको पुकारने लगते हैं कि जो है ये है, उन शब्दों को मैं प्रयोग नहीं करना चाहूंगी, पर उससे क्या है, बच्चे के अंदर हीनता की भावना आती चली जाती है, और वो सामान्य से पिछड़ने लगता है, सामान्य बालकों की अपेक्षा उसमें पिछड़ता चला जाता है। अब दूसरा है शारीरिक रोग। कई बार क्या होता है कि बच्चे को कोई रोग हो रहा है, कोई परेशानी है, जैसे कि वो तुतला रहा है, हकला रहा है,
तो आपस के साथी लोग भी उसको उसी तरह से बोलने लगते हैं। अब माता पिता को चाहिए, अगर उसके अंदर कोई शारीरिक दोष है तो उसकी थोड़ी गलती है, हम उसको स्पीच थेरेपी दिला सकते हैं, उसको उसके हकलाहट का, उसकी परेशानी का हम उसका निदान कर सकते हैं। क्यों नहीं, आज विज्ञान इतना बढ़ गया है, तो हमें शारीरिक दोष को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें उसके शारीरिक दोषों पर पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और उसका भली प्रकार उपचार भी कराना चाहिए। और कई बार सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने अभी बताया, निम्न सामान्य बुद्धि। कई बार पिछड़ेपन का 95% जो कारण है वो है निम्न सामान्य बुद्धि, सामान्य से भी कम बुद्धि, क्योंकि उसके साथ मैंने कहा कभी जन्मजात भी हो सकती है और कभी अर्जित भी हो सकती है, किसी उसमें आकर के कोई परेशानी भी हो सकती है उसको, और वो अपने सामान्य से अधिक, सामान्य से हट करके असामान्य व्यवहार करने लगता है। और अब जो सबसे बड़ा कारण जो गांव में या शहर में भी कई बार मुझे दिखाई देता है वो है निर्धनता। निर्धनता में क्या होता है कि आप खुद जानते हैं, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, ये साफ कहा जाता है कि सारे गुण स्वर्ण में ही विद्यमान होते हैं। उसका कारण ये बात तो सही नहीं है पूरी तरह से, परंतु अगर आपके पास कांचन भी है और बुद्धि है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु आपके पास बुद्धि भी नहीं है और धन भी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो धन का ना होना भी एक बच्चों के पिछड़ेपन का बहुत कारण होता है। आपके पास धन नहीं है तो आप अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर सकते, उनको स्वस्थ पौष्टिक भोजन नहीं प्राप्त करा सकते, उनकी पठन सामग्री को आप नहीं दिला सकते, उनकी पठन सामग्री को आप नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद कई बार क्या होता है, जो कि बहुत मुझे दुखद होता है, ये करके कि वो बच्चा या तो अपने पिता के साथ या फिर स्वयं ही अकेला ही स्वतंत्र रूप से किसी रोजगार में कार्य करने लगता है, तो वो बच्चे के साथ अत्यधिक पिछड़ेपन का कारण होता चला जाता है। अब इसके साथ साथ क्या है कि कई बार हमें परिवार तो मिलता है, पर परिवार का बहुत बड़ा आकार होता है कि संयुक्त परिवार है या माता पिता की कई बार ध्यान न देने के कारण कई संतानें हो जाती हैं, तो वो संतान होती है तो उसमें हर बच्चे को अपना अपना पूरा स्पेस नहीं मिल पाता। वो जब पूरा स्पेस नहीं मिलता तो उस बच्चे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं रहता, और वो अंतर मन में किस तरह से जूझ रहा है, अज्ञानता के कारण किस तरह जूझ रहा है कि उसके अंदर क्या विकार है वो खुद ही नहीं समझ पा रहा, तो और माता पिता को क्या समझाएगा। तो उसका कारण भी होता है कि परिवार का जब बड़ा आकार होता है तो बच्चा उसको नहीं समझा सकता। कई बार ऐसा भी होता है, जो कि मैंने देखा है। वैसे अब सभी अभिभावक बहुत समझदार होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनके अभिभावकों में कई में बिना बात, कोई बात नहीं होती, सब कुछ घर में है, कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नहीं रहा, स्वस्थ मानसिकता से सोच नहीं रहा, अगर घर में समस्या आ रही है तो उस समस्या का निदान किया नहीं जा रहा, बिना बात पारिवारिक कलह करते चले जाए। पारिवारिक कलह से क्या होता है कि बच्चों का विकास जो है, कभी आप ध्यान दीजिए कि जब आप पति पत्नी आपस में तेज जोर से भी बोलते हैं तो बच्चे की स्थिति क्या होती है, बच्चा एक सपड़ा सिमटा सा एक कोने में बैठ जाता है और सोचता है कैसे जाऊं, मुझे कैसे हो, मेरे मम्मी पापा ठीक ठाक रहे, मेरे मम्मी पापा को कुछ, तो उसका भी बच्चा है। उससे क्या है, जब रोज रोज के घर में कलह होती रहती है, परेशानियां होती रहती है, तो बच्चा जो है अपने को स्वयं में पिछड़ा हुआ महसूस करने लगता। अब कई जगह क्या होता है कि माता पिता दोनों में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। माँ बहुत आलसी है और माँ जो है कामी, पिता भी आलसी है, या इसको सारी चीजों को हर समय बस घर में पैसा तो है नहीं करूं क्या, पैसा तो है नहीं करूं क्या, और अपने माता पिता की अपनी स्थिति को बताना नहीं चाहता है, अपनी जो है उस स्थिति से समस्या का समाधान तो निकाल नहीं रहे, आलसी से बैठे हैं। और मैं कहना नहीं चाहती, कई घरों में तो ऐसा है, पिता नशा करके आता है, फिर माँ को बुरा लगता है, माँ क्या करती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जो उसको, और पिता के बाहर जाने पर वो हर चीजों को पटक पटक के, अपने बच्चों की कोई भी बात सुनती नहीं, उसके बाद पटक पटक के कहती है, हाँ तेरा बाप तो मुझे बहुत दिला देता है, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। अब वो क्या होता है, उस बात को सुन सुनकर बच्चा उन समस्याओं में घूमे या अपना स्वस्थ विकास करे, वो तो कर ही नहीं पाता। उसके अंदर तो बिल्कुल उसकी मतलब जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती चली जाती है और वो स्वाभाविक रूप से
पिछड़ता चला जाता है। कई बार अब होता है माता पिता का दृष्टिकोण। असल में क्या है, हर अभिभावक अपने बच्चे से बहुत प्यार करना चाहता है। अब पर दृष्टिकोण का फर्क है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा एक सुव्यवस्थित अच्छा सा नागरिक है, परंतु वो क्या करता है कि या तो उसमें बहुत कठोरता अपना लेता है कि ठीक है तुझे तो मुझे ठीक ही करना है, और पिता के घर में घुसते ही बच्चा एक सहमा सहमा सा डरा डरा सा एक जगह कोने में होता है। जब पिता कुछ पूछता है तो हाँ या ना के अलावा कोई शब्द बोलता ही नहीं। फिर उसके अंदर क्या होता है, कहता है पिताजी ने पूछा हाँ काम कर लिया। वो पिता ये तो देख नहीं रहा कि उसने किस तरह से किया, कैसे किया। हाँ होमवर्क करा था, तेरे मास्टर जी की तो ये शिकायत आ गई थी, तेरे पड़ोस वाले ये कह रहे थे। उसके साथ कभी प्यार से ये बात नहीं पूछता, बेटा तेरे को क्या क्या परेशानी है, तेरे को क्या क्या चाहिए, तू कैसे चाहे, जिस काम को तू करना चाहता है उसके लिए मैं तेरे लिए क्या सामान उपलब्ध कराऊं। और ऐसे ही माँ भी कई बार कहती है, माँ झुंझलाहट तो होती है पिता के ऊपर, अपनी सास के ऊपर, नंद के ऊपर, पर वो पटकती किस पर है, सारा का सारा गुस्सा अपने बच्चे के ऊपर। तो जब माता पिता का कठोर दृष्टिकोण हो जाता है उससे भी ये हो जाता है। परंतु और इसके विपरीत एक और स्थिति आ जाती है कि बच्चे के अंदर, बच्चे को इतना अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है, इतना अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है, उनके दृष्टिकोण में जो उनका आउटलुक होता है इतना वो प्यार का सा होता है कि बच्चे जानते ही नहीं किस आवश्यकताओं की पूर्ति किस संघर्षों से होती है, किस तरह से कोई चीज आती है। इस बात को भी उसने ध्यान नहीं दिया। अब क्या है, दोनों स्थितियां गलत है। अब मैं आपसे बाद में, आप सामने मैं बात नहीं कर पा रही, नहीं तो बाद में आपसे पूछती हूँ कि आखिर हमें उसमें स्थिति में करना क्या चाहिए। और कई बार क्या होता है, विद्यालय से अनुपस्थित जब बच्चा रोज रोज क्या है, माँ बाप को तो बड़ा शौक है सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने का। आज तो उसकी शादी है, आज उसका मुंडन है, आज उसके क्या कहते हैं जन्मदिन है, आज उसमें भैया उसके तो जरूर जाना पड़ेगा। आज तो चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि नहीं, रिश्तेदारों से तो बना के रखनी है, इस समाज से तो बना के रखना है, चाहे हमारा बच्चा उपेक्षित हो जाए। अब बच्चा जो है 4 दिन बाद विद्यालय जाता है, तो 4 दिन बाद विद्यालय जाएगा तो 4 दिन का पढ़ा हुआ क्या एकदम घुसा लेगा अपने दिमाग में। आप उसको, जैसे कि हम अधिक भोजन करने से हमें अपच हो जाती है, तो क्या उसको नहीं हो सकती है? मस्तिष्क भी तो मस्तिष्क है, तो उसको, उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे पिछड़ता चला जाता है। अब कई जगह क्या होता है कि विद्यालयों का ही दोषपूर्ण संगठन होता है कि विद्यालय में ना पुस्तकालय है, ना कोई प्रयोगशाला है, ना ही उनके खेल का वातावरण है, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, या बच्चे की कोई किसी प्रकार की प्रतिभा का विकसितीकरण नहीं हो रहा, प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा। तो बताओ बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो पिछड़ेगा ना, क्योंकि उसकी जो रुचि है वो तो वहां पर पूरी नहीं हो रही। तो उससे क्या है, इन सारी बातों से उसका ना, अब मेरे को एक सबसे ज्यादा जो बहुत समझ में आता है, कई बार छोटा बच्चा है, उसके पास साथ किसी सगे संबंधी ने, विद्यालय में स्थित किसी बड़ी क्लास के बच्चों ने एक बहुत ही ऐसा अजीब सा दुर्व्यवहार कर दिया है, जिससे कि वो इतना भयाक्रांत हो गया है, इतना भयाक्रांत हो गया है कि वो उसको अपने घर वालों से कह भी नहीं पा रहा, किसी अपने संगी साथी से नहीं बता पा रहा, क्योंकि उस रिश्तेदार ने या उसके किसी दोस्त ने, दोस्त क्या, बड़े सहपाठी ने, मतलब बड़े कक्षा के बच्चे ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, वो अंदर से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब वो उससे उबर ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करे है, वो धीरे धीरे संकुचित हृदय वाला होकर के मस्तिष्क को कठिन परेशान मस्तिष्क को लिए हुए एक जगह उद्विग्न स्थिति में बैठा रहता है, और कई बार विद्यालय जाने से डरता है या उस परिस्थिति में जाने से डरता है। पर क्योंकि माता पिता के पास इतना, माता पिता जानना भी चाहे तो बता नहीं रहे, पर हमने क्या गलती की कि हम अपने बच्चे के मित्र क्यों नहीं बने, हमने अपने बच्चे के व्यवहार को क्यों नहीं निरीक्षण किया कि हमारा बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है। तो अगर काश उस समय हम उसको सही दिशा निर्देश दे पाए तो शायद वो उस डर से, उस भय से निकलने में सक्षम। देखिए
सारी बातें देखते हुए मैं एक चीज कहती हूँ, मुश्किलें आदमी के मस्तिष्क को इस तरह से मजबूत बनाती हैं जिस तरह से श्रम करने से शरीर बनता है। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, तो आपका जैसे मशीन है, मशीन को जितना चलाओगे उतना चलेगी। ऐसी बाधाएं जो हैं वो आदमी के समाधान के लिए कोई ना कोई समाधान के लिए बुद्धि को तेजी से तीक्ष्ण करती चली जाती है। जब वो तीक्ष्ण करती है तो उसका समाधान भी मिलता चला जाता है। मैं एक कहूंगी, यदि हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो समस्याओं को कहने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि कोई भी हर जगह समस्याएं। कौन व्यक्ति ऐसा है, किसी के पास सामाजिक समस्या है, किसी के पास आर्थिक समस्या है, किसी के पास किसी भौगोलिक समस्या है, कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती है। पर जब वो समस्याएं आती हैं हमारे सामने और हम उसका समाधान ही नहीं सोच रहे, हर जो समाधान सोचता है कि समाधान स्वयं का हिस्सा होना चाहिए, ना कि समस्याओं में डूबने का हिस्सा होना चाहिए। तो हमें क्या है, कारण तो हमारे आपने देख लिए कि कारण क्या है, तो उसके निवारण के उपाय भी तो हमें सोचना है। अब सबसे ज्यादा हमें चाहिए, आइए हम सब मिलकर के उसके निवारण के उपाय सोचते हैं। सबसे बड़ा जो है, हमें अपने परिवार का माहौल बहुत ही मित्रवत रखना चाहिए। मित्र नहीं बने, ध्यान रखिए हमेशा कि अपने माता पिता मित्र ना बने, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको एक जो रामलाल वाला बताया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा ढीठ बन जाए, बल्कि उसको एक मित्रवत, एक सही सलाहकार उसके बन जाए, उसकी बातों को समझे, वो निसंकोच होकर के आपसे अपनी बातें कह सके अपना। और सबसे पहले उसके कारण जाने। हमेशा सुख है, केवल अपने लिए ही नहीं जीते रहे कि अरे मुझे तो ऑफिस जाना है, मेरा तो ये नहीं हुआ, मुझे इतना पैसा कमाना है। अरे भैया, उस पैसे का क्या होगा? कहते हैं ना, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, कि पूत अगर कपूत हो गया तो उस पैसे का क्या करोगे जो तुम्हारे पास रखा हुआ है, और पूत सपूत अगर सुपुत्र है तो उससे भी ज्यादा कमाकर आपको दिखा देगा। तो आप पहले जो आपकी असली पूंजी है उसके को देखें, कहीं वो क्षुब्ध तो नहीं है, बेचैन तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। आखिर परेशान है तो उसका कारण क्या है, वो तो ध्यान से देखें। और ज्यादा एक बहुत बड़ी गलतियां मैंने देखी हैं कई घरों में, वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को सबसे पहले सारी बताएंगे, अजी मेरा बच्चा तो ये कर रहा है, अजी मेरा बताओ जी क्या करें। अब वो रिश्तेदार आके उसे डांटने बैठ जाते हैं कि भैया कि तू अपने पापा को ऐसे क्या करता, तेरे साथ क्या परेशानी हुई? अरे जो बात वो अपने पापा को और मम्मी तक ही सीमित रखना चाहता है, वो क्यों चाहे कि सारे के सारे लोग उसके बारे में आकर के उसको ये दिखाएं कि हाँ भाई तू बहुत जो है, तेरे साथ तेरी तो बड़ी दयनीय स्थिति है। उसे उपचार के अलावा उसको पिछड़ी ढंग से वो क्यों जा रहे हैं? तो इस तरह से। अब दूसरा, ये तो आपका हो गया हम वातावरण की बात। अब उसके अंदर शारीरिक रोग है, मान लीजिए कि उसके अंदर दिव्यांगता की अनुभूति है उसके, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे अगर कृत्रिम हाथ बन जाते हैं, कृत्रिम पैर बन जाते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, और उसको ये बताए, उसको हमेशा ये बताइए कि ये दिव्यांगता कोई आपके आगे असफल होने की निशानी नहीं है। आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका सही प्रकार से प्रयोग कीजिए, उसको इस तरह से बनाइए कि वो ऊर्जा आपके सदुपयोग में लगे, सब कार्यों में लगे, अच्छे कार्यों में। यानी आपके अंदर है, मत देखो कि मेरे हाथ में कोई चोट है। मैंने देखे कि कई चीज देखते हैं कि वो हाथों से दिव्यांग है, परंतु वो पैर के अंगूठों से लिख रहा है, इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है। तो उसको भी तो किसी ने बनाया ना। और खासतौर से प्रेरणा स्रोत उसके कौन हो सकते हैं, प्रेरक कौन हो सकते हैं सबसे ज्यादा? माता पिता। तो आप उसके दिव्यांगता को कहीं मत कहिए किसी से, अजी मेरे तो बच्चे के पैर नहीं है, मेरे बच्चों के हाथ नहीं है, मेरे बच्चे के तो आंख में ऐसा हो गया है, ये हो गया है। तो क्या है उससे, क्या कह कर आप उसका यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं, आप स्वयं में समस्या है। क्यों आप अपने घर में समस्याओं का बीजारोपण करते हैं? कहते हैं ना, वैसा ही ऑरा बनता चला जाता है जैसा हमारी सोच होती है। आप अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी रखिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अरे कैसे नहीं होगा, ये होगा है, मेरे चारों तरफ
जो है सारी सकारात्मकता है जो मुझे समाधान के लिए प्रेरित कर रही है। आप परेशानी किसके पास नहीं है, आप जिसको भी देखेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं परेशानियों में मुस्कुराते हुए कार्य करते रहते हैं, परंतु कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी रोए रोए से बैठे रहते हैं। तो क्यों, आप कौन सा बनना चाहते हैं? आप पहला वाला बनना चाहते हैं या दूसरा वाला बनना चाहते हैं? अब बच्चे को सिखाइए कि तेरे अंदर शारीरिक निर्बलता है, हम मानते हैं भाई तेरे अंदर शारीरिक निर्बलता है, पर उसके निर्बलता को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे शारीरिक व्यायाम, है ना। मैंने देखा है कई बच्चे बहुत ही थके थके से रहते हैं, पर वो उसके थोड़े दिनों बाद क्या देखते हैं कि वो बच्चा इतना दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ कर चला जा रहा है, तो शारीरिक रूप से व्यायाम कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और कभी कभी उसको उचित पोषण उसको बताएं कि पौष्टिक आहार का क्या मतलब होता है। पौष्टिक जैसे कि जिस तरह का पेट्रोल गाड़ी में डालोगे वैसे ही होगा। अगर गंदा पेट्रोल गलती से डल जाए तो आपकी गाड़ी तो चलते चलते एकदम रुक जाएगी, क्यों नहीं रुकेगी, है? ऐसे ही हमारे शरीर में अगर हम गंदा भोजन करेंगे, गंदी वस्तुएं खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर तो व्यर्थ हो जाएगा। अरे इस शरीर को कुछ करने के लिए ही तो ईश्वर ने हमें दिया है, तो हम उस शरीर को क्यों नहीं स्वस्थ और पुष्ट बनाए, ये है। और अनिवार्य, अब सबसे बड़ी बात यह है जो कहते हैं हम अनिवार्य शिक्षा छोड़ करके अपने बच्चे को निर्धनता के कारण कहते हैं तू बाल मजदूरी, तू मजदूर बन, कुछ तो पैसा आएगा, हम कैसे न खाएं। ये समस्या बहुत आम समस्या है, जबकि इस पर सरकार ने भी बाल मजदूरी पर बहुत बड़ी रोक लगाई हुई है। परंतु चोरी छिपे आप कहीं किसी ढाबे में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, वहां पर आपको बाल मजदूर मिल जाएंगे। बच्चा सोचता है पैसा मिल रहा है, इससे बड़ा सुख क्या है, परंतु ये नहीं सोच रहा कि इस पाने के चक्कर में मैंने कितना कुछ खो दिया है। जो मेरे को अधिकार मिला हुआ था अच्छे जीवन जीने का, उस अधिकार से तो मैं वंचित रह गया। शिक्षा तो बहुत आवश्यक है। जैसा कि कल मैंने बताया कि शिक्षा की आवश्यकता तो हर व्यक्ति के अंदर है। आपके आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ही आवश्यक है। वो तो बच्चा जीवन भर वही मजदूरी बना रहेगा, उसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रिक्ट अवॉइड करें कि हम बच्चे को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजेंगे, वो दायित्व तो हमारा है, हम ही बच्चे को भले प्रकार से करें। चाहे माता और पिता दोनों कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर निर्धनता है तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि समस्या का समाधान हमें सोचना चाहिए। और परिवार, सबसे बड़ी बात है परिवारों के वातावरण में सुधार करना चाहिए। क्या है, पहले भी बहुत लोगों को मैं सुनती थी कि जो है कहते थे अरे भाई बच्चे बैठे हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं जी, ये बच्चे बैठे, बच्चों के सामने ऐसी बातें की जाती हैं। तो यानी कि पहले के लोग भी कितने समझदार होते थे, और आज तो सब शिक्षित हैं, तब भी ये नहीं सोच पा रहे कि बच्चे के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा अगर हम कहीं भी गलत व्यवहार करते हैं, गलत वाक्यों का उच्चारण करते हैं। तो हमें हमेशा अपने वातावरण को सुधारना चाहिए। बच्चे को ये एहसास कराएं कि हमारा वातावरण बहुत शुद्ध है, इसमें जो भी आप विकास के लिए कार्य करना चाहें आप सुरक्षित हैं। आप क्या है, बालकों के और उसके बाद कि अभिभावकों को साक्षर बनने के लिए क्रियाशील होना चाहिए। मान लिया आप नहीं पढ़, कई कारण होते हैं कि कई माँ बाप नहीं पढ़ पाए, उनकी परिस्थिति हुई, जो कि मैंने कल आपको बताया कि हम बच्चों को वैसा भविष्य ना दें, तो आपके साथ ऐसा हो गया। तो क्या है कि हमने उन बच्चों के लिए कहा, उन माता पिता के लिए साक्षर होने के लिए हम माता पिता स्वयं क्रियाशील हैं। अरे बहुत सारी प्रौढ़ शिक्षा वाली परंपराएं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुले हुए हैं, और भी कुछ लोग क्या कहते हैं अपने घर के लोगों से ही सीखते रहते हैं। भैया इसको बता दे, मैंने कई बार अपनी दादी नानी वगैरह को देखा था, अरे भैया ये क्या हो गए, जरा इसे बताइए। और अब देखो मुझे तो खुद भी नहीं नेट का, इंटरनेट का, ये सारा का सारा कुछ भी ऑनलाइन काम नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तो आप भी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आजकल सबसे बड़ा धनी वह है जिसके पास सारी जानकारी है, क्योंकि जानकारियों में के अभाव में मनुष्य निर्धन होता चला जाता है। अच्छा, और है बालकों के माता पिता का संतुलित दृष्टिकोण। कई बार क्या होता है कि माता पिता तुलनात्मक अध्ययन करने लगते हैं,
किसी बच्चे के साथ, अरे ये 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से कहा ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, जो भी रिश्तेदार है उसके सामने ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, अजी यो ना करे कुछ, ये तो हो ही ना सके कुछ भी, ये तो इसको क्या करना। वो बच्चा सोच रहा है कि ऐसे हूँ तो मैं भी इनकी संतान, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। कई बार माता पिता सोचते हैं ये बच्चा बहुत है, इसको खाने पीने को सही मिलना चाहिए, उसके बारे में बार बार पूछेंगे, उसके एग्जाम है, उसको दूध दिया, उसको घी दिया, उसको ये दिया, अरे भाई बच्चे को तो सब कुछ जरूरत है। आपने क्या किया कि उसके अंदर तो एक गर्व की अनुभूति करा दी, परंतु दूसरे को हीन और निरीह बना के रख दिया। ये कैसे आप माँ बाप रहे। आप माँ बाप तो सही बनिए ना, कि अपने सभी संतान के साथ उस तरह का दृष्टिकोण रखिए जो उसके लिए आवश्यक हो। अब है कि एक तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल ना करें कभी भी विद्यालय में। अब बच्चा कई बार क्या है आपको करके उसे क्या कर देता है कि नियमित आपको कह जाता है, क्योंकि गलत संगत में पड़ गया और विद्यालय जा नहीं रहा, आप सोच रहे हैं तैयार होके गया विद्यालय गया हुआ। पर कई बार बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं कुछ ना कुछ खुरापातें उनमें आ जाती हैं, वो कहीं घूम रहे हैं तो अचानक ही कहीं पर भी जा करके उसका सूक्ष्म निरीक्षण करें कि बच्चा जो है विद्यालय रोज जा रहा है, नियमित है कि नहीं है, उसकी पढ़ाई की स्थिति क्या है, उसके शिक्षक से भी मिलते रहें। और अब ये है कि कई बार लड़कियां जो है हस्तशिल्प में बहुत होशियार होती हैं, उसमें लड़के भी होते हैं। कई बार मैंने लड़कों को भी देखा इतनी अच्छी अच्छी मेहंदी लगा लेते हैं, लड़कियां तो लगाती हैं, कार्य तो उनके भी होते हैं, परंतु अगर उसके अंदर रुचि जागृत है उसको भी बढ़ावा दीजिए, उसको नए नए हस्तशिल्पों की शिक्षा दीजिए, कढ़ाई बुनाई सिलाई, जिससे कि वो आगे चल करके रोजगार बना सकते हैं। पुरुष बच्चा अगर लड़का भी चाह रहा है तो ये मत कहिए कि ये तो लड़की का काम है, ये तू क्यों कर रहा है। अगर लड़का भी घर में खाना बनाने में नई नई पाक कलाओं में निपुण होना चाहता है तो उसे भी करने दीजिए, तो उसे शिल्प कला हस्तशिल्पों की शिक्षा दीजिए, पाक कला की शिक्षा दीजिए, उसको बताइए हर जगह संभावनाएं हैं। आप आज देख रहे हैं कि सारे विश्व में हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि ये पुरुषों के लिए सुरक्षित है और ये स्त्रियों के लिए सुरक्षित है, ऐसा कहीं नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि उनके लिए कार्य, अगर बच्चा सांस्कृतिक विषयों में रुचि रखता है, डांस में, नृत्य में, संगीत में या कला में, किसी भी प्रकार की कलाओं में अगर वो निपुण होना चाहता है उससे खुले कहिए, तो उससे क्या है कि वो आगे बढ़े। और अब क्या होता है कि हमें सरलता, अब बच्चा पिछड़ चुका है, आप बड़े परेशान हैं कि इसके साथ क्या, तो कभी भी उसके साथ जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे करके उससे कुछ ना कुछ सीख दीजिए, जबरदस्ती उस पर मानसिक दबाव मत बनाइए, जो इस तरह से मत करिए कि जो है नहीं आज तो तुझे ये करना है। अरे कई बार होता है, आप अपने बचपन को तो देख लीजिए, कई बार आप भी नहीं समझ पाए होंगे, तो पर आप तो नहीं, तो आज आप सोचते होंगे काश ये वाली बात मुझे समझाई गई होती तो मैं इतना पिछड़ता नहीं। इसी प्रकार से आप, एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपका बच्चा पिछड़ रहा है तो उसे थ्योरिकल स्टडी मत कराइए, उसे मूर्त रूप से कराइए। कोई भी वस्तु का अगर ज्ञान कराना है तो उसके सामने रखिए, क्या है, जैसे कि कोई मूर्ति है या कोई चीज है तो उसके सामने उसको रखते जाइए, और जब वो रखते जाएंगे तो उसे उसकी भारी प्रकार जानकारी हो जाएगी और वो आगे बढ़ता जाएगा, हर चीज को सीखने के लिए प्रेरित होता चला जाएगा। पर आप सब ये उसके साथ योजना पद्धति के आधार पर कोई ना कोई योजना, देखो हमेशा जो भी कार्य हम करते हैं तो पूर्व तैयारी पर हम सफल हो पाते हैं। यदि हमारी पूर्व तैयारी भली भांति होती है तो हम उस कार्य को भली भांति कर पाते हैं, और अगर हम तैयारी कर कार्य नहीं करते तो हमारे हाथ में असफलता लगती है। इसलिए अपने बच्चे के विषय में सोच करके उसकी योजनाबद्ध तरीके से उसकी कार्य प्रणाली तय करें, और ऐसा नहीं है कि उसको बार बार ये कहते रहें कि तू पिछड़ा है, ऐसा नहीं कहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें
गिरना नहीं है, ये नहीं कि दूसरे हम पर दबाव बना रहे हैं, गिरना नहीं, गिर के संभलना है। यानी हमारे बच्चे के साथ अगर पिछड़ेपन का दोष है तो हमें इसे संभलना है, उसको भली प्रकार से संभालते हुए उसको उठाना है, जिससे कि कल को वो ये ना कहे कि काश मेरे माता पिता ने उस समय मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो मैं ऐसा ना होता, बल्कि ये गर्व से कहे आज मैं तो ऐसा था, पर क्या कहते हैं मेरे माता पिता ने मुझे इस स्थिति पर लाकर बैठा दिया कि मैं आज इस अपने जीवन में या अपने इस समाज के अंदर एक स्वस्थ जीवन यापन कर पा रहा हूँ। तो इसलिए बालक की कई बार ऐसा भी होता है कि हम निराश होते हैं, बहुत निराश होते हैं, पर अचानक ही कोई बात एकदम कौंधती है और उस निराशा में भी आशा का संचार हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब हमें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है वही हमारे को सफलता के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम जितने ज्यादा हम मानसिक रूप से जितनी बाधाएं होती है वो हमारे मस्तिष्क को अधिक करते हैं, तो अधिक पैना बनाती है, अधिक तीक्ष्ण बनाती है, तो उसमें से भी कोई समाधान हम निकाल लेते हैं। और कठिनाइयों जब उस समय हम निराश होते हैं तो उसमें से एक आशा का दीप निकलता है और वो हमें राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। और यही हाल पिछड़े बालक के संबंध में अभिभावकों का है कि वो अपने को इतना सुदृढ़ बनाए। पहले तो माँ बाप को सुदृढ़ बनना पड़ेगा कि अपने बालक की, क्योंकि वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, महत्वपूर्ण अमूल्य संपत्ति है जिसकी सुरक्षा आप करेंगे। क्या पैसे को संभालना इतना कठिन नहीं है, बल्कि अपनी संतान को संभालना बहुत कठिन होता है। तो आप उसके साथ धैर्य रखते हुए बालक के मित्रवत और असीम स्नेह देते हुए उससे वार्तालाप करें, उसके जिससे कि वो अपने निसंकोच होकर अपने उस पिछड़ेपन के खोल से बाहर आ जाए और बाहर आकर के स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। मुझे कबीर याद आ रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। यानी धीरे धीरे करो, थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य करते हुए आप रोज इतना उसका सिंचन, एक दिन में तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलने वाला। तो ये सोचकर चलिए कि ये परिणाम हमें बाद में प्राप्त होगा, ये नहीं कि आज हमने उसको सिखाया है, हमने उसको वो परिस्थिति दी है तो आज ही परिणाम होगा। धीरे धीरे वो अपने पिछड़ेपन के खोल से निकलेगा और एक स्वस्थ दृष्टिकोण लेता हुआ एक समाज के सामान्य व्यक्तियों के सामने आ जाएगा। ये और अब मैं सोसाइटी की तरफ से आपसे यही विनती कर रही हूँ कि हर किसी को प्रभु ने कोई हुनर तो दिया है, हर किसी को प्रभु ने कोई हुनर तो दिया है, इसी के अनुसार उसको पारंगत भी किया है। यानी सबके साथ प्रतिभा है, कोई पढ़ाई में तो कोई खेल में आगे है, कोई तकनीकी और कोई कृषि में आगे है। मत मजबूर करो उसे, उनकी मर्जी के खिलाफ मजबूती से रखो उनके कंधों पर सदा अपना हाथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे।